मतलब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भोपाल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम स्टार्ट करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के पहली क्लास हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 6 की। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो हम यूनिट 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यूनिट 6 में दिया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ से हमारी क्लास आज स्टार्ट होगी। चलिए, तो हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट में। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे अबाउट ब्लड एंड इट्स सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड कॉर्पुसेल्स, हीमोपोएसिस, प्लाज्मा फंक्शन, ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन, ब्लड ग्रुप एंड हीमोग्लोबिन। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट, है ना, मायोजेनिक हार्ट, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल, ब्लड प्रेशर एंड अबाउट हार्ट बीट। ओके, चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड एंड इट्स सर्कुलेशन से। तो सबसे पहले मैं ये आप लोग को बता दूं कि वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ये आप लोग ने सुना, ये आप लोगों ने मतलब सुना हुआ है ना। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होते हैं। वर्टिब्रेट्स की यदि हम बात करें तो उसमें क्या आएंगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आएंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर आएंगे ये। ठीक है, तो इस यूनिट में हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट ब्लड, हार्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ब्रेन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, अबाउट द थर्मोरेगुलेशन एंड एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन हार्मोन्स। ठीक है, चलिए, तो पहला है ब्लड। ठीक है, यदि मैं ब्लड की बात करूं तो सबसे पहले ब्लड को हम हिंदी में कहते हैं रक्त, है ना। ब्लड को हिंदी में क्या कहेंगे, रक्त। चलिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि ब्लड क्या है। ठीक है, ब्लड को हम हिंदी में कहते हैं रक्त। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो आपको जिसमें भी आपको आसानी से समझ में आ जाए तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में नोट्स बने हुए हैं तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। चलिए, सबसे पहले हम देखें कि व्हाट इज ब्लड, है ना। तो ब्लड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त। अब हम देखते हैं कि रक्त की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, ब्लड है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड क्या है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है ना। डेफिनेशन में भी लिखा गया है कि ब्लड क्या है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। ओके, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ब्लड एक तरह का क्या है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, कि हमारी बॉडी में ब्लड क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये हमें न्यूट्रिएंट, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें हमारी बॉडी को पहुंचाता है, कौन, ब्लड। ठीक है, और एसेंशियल सब्सटेंसेस जो होंगे वो हमारे टिश्यूज को ब्लड पहुंचाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उन सब का रिमूवल कौन करेगा, ब्लड। ठीक है, थर्ड है इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस। ठीक है, ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन द सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में। ठीक है, फोर्थ इसका जो फंक्शन है वो है इट मेंटेन्स होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब ये होता है कि होमियोस्टेसिस मतलब होगा इट मेंटेन्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का यदि टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारी अंदर बॉडी टेम्परेचर को क्या मेंटेन करके रखता है। ठीक है, सो ब्लड का जो फंक्शन है इट हेल्प्स इन होमियोस्टेसिस। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ बफर सिस्टम, और ये हमारी बॉडी में पीएच भी मेंटेन करके रखता है। तो चलिए हम देखें, सबसे पहला फंक्शन क्या है, इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियल सब्सटेंसेस टू टिश्यू, है ना। इट रिमूव्स द मेटाबॉलिक वेस्ट।
थर्ड है इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ओके। एंड फोर्थ फंक्शन है इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, है ना। होम्योस्टेसिस का मतलब मैंने आपको बताया, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने को हम क्या बोलेंगे, होम्योस्टेसिस। फोर्थ है इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। फिफ्थ इट एक्ट एज ए बफर सिस्टम, इट मेंटेन्स द बॉडी पीएच, ठीक है। तो ये सब फंक्शंस हैं ब्लड के, जो ब्लड हमारी बॉडी में ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड कॉर्पोसेल्स के बारे में, ठीक है। रक्त कणिकाएं, ठीक। ब्लड कॉर्पोसेल्स क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं जो कि फ्रीली फ्लोट करते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। दे आर द सेल्स that float freely in the plasma and it forms about 40 to 45% of the blood। माने हमारे ब्लड में ये 40 to 45% क्या होंगे, ब्लड कॉर्पोसेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड कॉर्पोसेल्स जो रहेंगे ये तीन तरह के हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, हमारी ब्लड में, है ना। तीन तरह के होंगे, कौन कौन से होंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला होगा अपना आरबीसी, सेकंड विल बी डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड विल बी द platelets। So these are the three types of blood corpuscles which are present in our blood, RBC, WBC and platelets। अब हम देखेंगे कि what is RBC, है ना। ब्लड के बारे में हमने जान लिया, फंक्शंस ऑफ ब्लड जान लिया हमने, ब्लड कॉर्पोसेल्स क्या होते हैं हमने वो देख लिया, कितने तरह के होते हैं इसमें हमने ये पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो इसमें बताया गया है अबाउट आरबीसी, ठीक है। आरबीसी माने रेड ब्लड सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। यदि पेपर में दे दिया जाए एरिथ्रोसाइट्स, है ना, तो कंफ्यूज मत होना, आरबीसी को ही हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। लाल रक्त कण, ओके। इसकी यदि हम ओरिजिन एंड फॉर्मेशन की बात करें तो आरबीसी जो होते हैं ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ओके। कुछ मतलब सीवियर कंडीशंस होंगी जिसमें कि आरबीसी येलो बोन मैरो में भी बनते हैं, बट ज्यादातर जो आरबीसी रहेंगे वो रेड बोन मैरो में ही उनका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और आरबीसी के फॉर्मेशन को हम कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या कहा जाता है। सो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस, ओके। आरबीसी बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका भी हमने ओरिजिन एंड फॉर्मेशन की बात करी है, अब हम इसमें बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर एंड इट्स शेप, है ना, कि इसमें हम देखेंगे कि आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, उसका शेप कैसा होता है। चलिए हम जानते हैं, जो आरबीसी है इसमें एक खास बात होती है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, ओके। और जिसका शेप रहेगा वो बाइकॉन्केव शेप का रहता है, ठीक है। शेप जो है वो बाइकॉन्केव शेप की रहेगी, डिम्पल्ड शेप डिस्क इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिम्पल शेप्ड की रहती है, बाइकॉन्केव रहता है आरबीसी। देखिए ये है पिक्चर आरबीसी का, रेड ब्लड सेल इस तरह से आरबीसी दिखाई देती है, ठीक है। डिम्पल है, डिम्पल शेप्ड है, और इसमें आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन, ओके। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। बाइकॉन्केव डिस्क है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और आरबीसी क्या करते हैं, इट कैरीज ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, ओके। चलिए अब हम इसके नंबर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया है कि अपने बॉडी में ब्लड कॉर्पोसेल्स में आरबीसी प्रेजेंट होंगे, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होंगे, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे। यदि हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी की मात्रा 1000 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी। वही यहाँ लिखा गया है कि आरबीसी आर अबाउट 1000 टाइम्स मोर न्यूमरियस देन डब्ल्यूबीसी, ओके। अब हम आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करें तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखें, है ना, कि आरबीसी का लाइफ स्पैन ये कब तक जिंदा रह सकता है, ये सिर्फ 120 डेज ही जिंदा रहता है आरबीसी। और आरबीसी की एक और खास बात है, इट डू नॉट सेल्फ रिपेयर, ये खुद की मरम्मत नहीं कर सकता, ओके। स्वयं की मरम्मत नहीं कर सकता आरबीसी, इट डू नॉट सेल्फ रिपेयर।
तो यहाँ हमने देखा कि आरबीसी क्या है, इट इज रेड ब्लड सेल, ओके, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। फिर हमने देखा इसका ओरिजिन कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये रेड बोन मैरो में बनता है, ठीक है। फिर हमने इसमें ये देखा कि इसको फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रो पोएसिस बोलते हैं। देन हमने इसके स्ट्रक्चर और शेप की बात करी कि बाइकॉन्केव शेप होता है ना, और इसका डिम्पल्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और इट कैरीज ऑक्सीजन, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है कि इसका हमने लाइफ स्पैन देखा कि 120 डेज इसकी लाइफ स्पैन होगी, ठीक है। और आरबीसी डू नॉट सेल्फ रिपेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलें। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, ठीक है, फंक्शंस ऑफ आरबीसी। अब हम देखते हैं कि आरबीसी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, जैसा मैंने बताया कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, टू डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में ये क्या ट्रांसफर करेगा, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, ओके। नेक्स्ट है, इट रिलीजेस ऑक्सीजन इन टिश्यूज लाइक मसल्स। हीमोग्लोबिन गिव्स आरबीसी देयर रेड कलर, आरबीसी का रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर कैसा दिखता है, हमें रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ स्पेशल फीचर्स भी है भाई, कुछ तो खास बात होनी चाहिए ना, रेड ब्लड सेल की, आरबीसी की, है ना, तो खास बात क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला होगा जो इसका बाइकॉन्केव शेप है, जैसा कि मैंने बताया था कि आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव रहता है, तो बाइकॉन्केव शेप होने के कारण क्या होता है कि इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ड्यू टू इट्स बाइकॉन्केव शेप, ठीक है। नेक्स्ट है, इट अलाउज आरबीसी टू पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज। हमारी बॉडी में बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं, कुछ नैरो कुछ ब्रॉड रहते हैं, तो ये क्या करता है, इट अलाउज आरबीसी टू पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज। ये हम बात कर रहे हैं कि इसके शेप के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं ऑफ आरबीसी शेप, ड्यू टू इट्स शेप, है ना, शेप कुछ ऐसा है कि वो अलाउ कर देता है आरबीसी को पास होने में, नैरो कैपिलरीज में भी ये सहायता प्रदान करता है, ठीक है। थर्ड है, इट हेल्प्स आरबीसी स्टक एंड बैंड स्मूथली ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो, मतलब कि संकीर्ण कोशिकाओं से आसानी से गुजर सकते हैं, ठीक है, और गुजरने के दौरान आसानी से मुड़ते हैं और व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं अबाउट द शेप ऑफ द आरबीसी। चलिए नेक्स्ट हम देखें इसका सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। आरबीसी लैक न्यूक्लियस, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होगा, तो भैया जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो डीएनए तो संभव ही नहीं है कि होए, ठीक है, तो डीएनए भी प्रेजेंट नहीं होगा। नो सेल ऑर्गेनील्स, है ना, जो सेल ऑर्गेनील्स हैं, है ना, डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं तो वो इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। एंड इट कैन नॉट डिवाइड और रेप्लिकेट, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता या फिर रेप्लिकेट नहीं हो सकता। ये क्या पढ़ा हमने अभी, सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा हमने अबाउट आरबीसी। तो अभी हमने पढ़ा है कुछ फंक्शंस ऑफ आरबीसी की क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है आरबीसी। देन हमने देखा कि इसके शेप के कुछ स्पेशल फीचर्स हमने देखा कि ड्यू टू इट्स शेप क्या क्या चीजें हैं, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। थर्ड हमने ये देखा अबाउट द सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरबीसी, ठीक है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हीमोग्लोबिन। अब हमें पढ़ना है हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो तो हमने पहले अपन ने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो आप समझ गए कि हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में, ठीक, आरबीसी के अंदर, ओके, ब्लड में। नेक्स्ट ये है कि डिस्कवरी एंड नेचर की यदि हम बात करते हैं तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूनेफेल्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिसने डिस्कवरी की थी किसकी,
हीमोग्लोबिन की। कब की थी? इन 1840। 1840 में डिस्कवरी हुई थी हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक ग्लोबुलर, इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन दैट कंटेन्स द हीम ग्रुप। ओके, ईच हीम ग्रुप, और इसके हर एक हीम ग्रुप में आयरन प्रेजेंट होगा, Fe। ओके, आयरन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। इट कंटेनिंग अ हीम ग्रुप एंड ईच हीम ग्रुप कंटेन्स आयरन, ठीक है। फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, चलिए हम जानते हैं कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड इसका फंक्शन है, इट कैरीज अबाउट 10% ऑफ CO2 एज कार्बनी हीमोग्लोबिन। ओके, थर्ड है इसका, इट ट्रांसपोर्ट्स नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर रेगुलेशन। तो ये तीन फंक्शंस हैं जो कि हीमोग्लोबिन परफॉर्म करता है। कौन कौन से? ट्रांसपोर्ट, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ये CO2 कैरी करता है एज कार्बनी हीमोग्लोबिन, और थर्ड है ये नाइट्रिक ऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है फॉर रेगुलेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ना, देख सकते हैं आप, काफी फोल्डिंग्स हैं। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, जो कि 4 ग्लोबुलर सब यूनिट से बना हुआ होता है, ठीक है। और हर एक यूनिट जो है वो, इसमें क्या क्या होगा? ग्लोबिन एंड हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो हर एक यूनिट है वो ग्लोबिन और हीम ग्रुप से मिलकर बने हुए होते हैं, हीमोग्लोबिन। ओके, एंड इसके अरेंजमेंट को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोला था? इट हैज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें हम कुछ ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन पढ़ेंगे एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। कुछ ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन हम पढ़ते हैं जो कि इसमें रहते हैं, है ना। हम इसमें कुछ इफेक्ट्स देखेंगे हम, जैसे कि हेल्डेन इफेक्ट हो गया, बोर इफेक्ट हो गया, रूट इफेक्ट हो गया। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इट इज अ प्रोटीन, ये एक तरह का प्रोटीन होता है दैट कैन अटैच ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को अटैच करता है, एंड इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इन द बॉडी। ये ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में मददगार साबित होता है। सो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है? इट इज अ प्रोटीन, ठीक है, दैट कैन अटैच ऑक्सीजन एंड हेल्प्स इन इट्स ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इन द बॉडी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, दो बेस्ट एग्जांपल है इसके, हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होगा, और दूसरा है मायोग्लोबिन जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन एक बार मैं और बता दूं आपको कि इट इज अ प्रोटीन। मैं एक बार एक आपको मतलब डेफिनेशन बताऊं इसकी, इट इज अ प्रोटीन दैट कैन अटैच ऑक्सीजन, ठीक है, एंड इट helps in its transport and storage in the body। ओके, तो ये है ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। हेल्डेन इफेक्ट क्या है? चलिए हम जानते हैं व्हाट इज हेल्डेन इफेक्ट। इन वीनस ब्लड, वीनस ब्लड का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, CO2 combines with water, CO2 कंबाइन करेगा वाटर के साथ टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बनाएगा विच डिसोसिएट्स इनटू बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज अ हेल्डेन इफेक्ट। मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं, हेल्डेन इफेक्ट ये कहता है, हेल्डेन इफेक्ट स्टेट्स दैट डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कैन कैरी मोर CO2 देन ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड, है ना। क्या बोला मैंने कि जो डीऑक्सीजनेटेड, हेल्डेन इफेक्ट हमें ये कहता है, हेल्डेन इफेक्ट स्टेट्स दैट डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कैन कैरी मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वीनस ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, एंड इट कैरीज मोर CO2 एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है।
अच्छा, वीनस ब्लड जो है ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये बेसिकली हमारे बॉडी में वेन्स में पाया जाता है, ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, वीनस ब्लड पाया जाएगा। और इसमें खास बात यही है कि इसमें हाई कंसंट्रेशन, मतलब ऑक्सीजन की जो CO2 की मात्रा इसमें काफी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाएगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज हेल्डेन इफेक्ट, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो बोर इफेक्ट में बोला है कि इंक्रीज इन CO2 and hydrogen concentration decreases hemoglobin affinity for oxygen, shifting the oxygen dissociation curve to the right and promoting the oxygen release in the tissue। नहीं आया मैडम समझ में, आपने क्या बता दिया? ये बोर इफेक्ट तो हमको बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ये कहना क्या चाह रही हैं आप? अब मैं ऐसे सिंपल वर्ड में यदि मैं आपको समझाऊं, बोर इफेक्ट का मतलब होता है व्हेन CO2 इंक्रीजेस हीमोग्लोबिन रिलीजेस मोर ऑक्सीजन, ठीक है। जब CO2 इंक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करेगा, यही बोला गया है बोर इफेक्ट में। इंक्रीज इन CO2 एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस हीमोग्लोबिन एफिनिटी, है ना, फॉर ऑक्सीजन, shifting the oxygen dissociation curve to the right and promoting the oxygen release in the टिश्यू, ठीक है। CO2 एंड हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी कम हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन ऊतकों में आसानी से मुक्त होती है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज बोर इफेक्ट, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट, रूट इफेक्ट। रूट इफेक्ट जो है ये बेसिकली फिशेस में देखने को मिलता है हमें, है ना। रूट इफेक्ट, इसमें क्या बोला गया है? डिक्रीज्ड पीएच रिड्यूसेस द टोटल ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, नॉट जस्ट एफिनिटी, ठीक है। ये भी कुछ इतना अच्छा समझ में नहीं आ पा रहा है ये डेफिनेशन से, तो इसको यदि हम आसान भाषा में, यदि इजी लैंग्वेज में हम देखते हैं तो जो रूट इफेक्ट है ये बेसिकली ये मतलब फिशेस में देखने को मिलता है। इट इज कॉमनली सीन इन फिशेस। इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन एट लो पीएच, है ना। इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन एट लो पीएच, ओके। देखो, जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, व्हेन CO2 इंक्रीजेस और pH decreases, hemoglobin releases a large amount of oxygen। hemoglobin क्या करेगा? large amount of oxygen release करेगा जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी और pH की मात्रा decrease होगी। तो this is what is called the root effect, okay। moving to next slide। next slide में बोला गया है 2,3-PG effect, ठीक है, 2,3-BPG effect, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि 2,3-BPG इफेक्ट क्या है। At high altitude, increased 2,3-BPG reduces hemoglobin's oxygen affinity, allowing the more oxygen to be delivered to the टिश्यू। मतलब ऊंचाई पर रहने वालों में 2,3-BPG की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि ऊतकों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। अच्छा, आप ये जान लीजिए पहले कि 2,3-BPG ये होता क्या है, ठीक है। ये एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी, और ये इट हेल्प्स हीमोग्लोबिन रिलीज मोर ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज। ये क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन ज्यादा रिलीज करता है टू बॉडी टिश्यू, ठीक है। हेल्प करता है हीमोग्लोबिन को टू रिलीज द मोर ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। दिस इज व्हाट इज 2,3-BPG इफेक्ट, है ना। एट हाई एल्टीट्यूड इंक्रीज्ड 2,3-BPG, मतलब इट 2,3-BPG हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी को ये कम कर देता है, अलाउइंग मोर ऑक्सीजन टू बी डिलीवर्ड टू द टिश्यू, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट यदि हम देखें तो वो है इट इज फीटल हीमोग्लोबिन, HbF, ठीक है। HbF has a higher affinity for oxygen than adult hemoglobin, allowing the fetus to obtain oxygen from the maternal blood। इसका मतलब ये है कि इट इज अ टाइप ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज फाउंड इन द बेबी बिफोर बर्थ, ठीक है।
इट हेल्प्स द बेबी टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, ठीक है, ये क्या करेगा, इट हेल्प्स द बेबी टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, दिस इज व्हाट इज फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन। तो इसमें क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो है इट कैरीज द नाइट्रिक ऑक्साइड and it bounds to cysteine, no and नाइट्रिक ऑक्साइड हेल्प्स रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन डिलीवरी। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखता है ऑक्सीजन डिलीवरी को, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन। तो ये कुछ हमारे ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स थे जो कि हमने देखा, ठीक है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, कुछ और भी ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स है जिसके बारे में भी हम जान लें। जैसे कि फर्स्ट यदि हम बात करते हैं मायोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, इट इज अ ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। मायोग्लोबिन कहाँ मिलेगा ये, इट इज फाउंड इन मसल टिश्यू, है ना, ये हमारे मसल्स टिश्यू में पाया जाएगा, ठीक है। इट इज फाउंड इन मसल टिश्यू, इट स्टोर्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है। इट इज अ मोनोमर एंड डज नॉट शो द कोऑपरेटिव बाइंडिंग, ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो नहीं करता। इसमें बस आप इतना ही जान लें कि जो मायोग्लोबिन है इट इज फाउंड इन द मसल टिश्यू एंड ये ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो है ये आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क में देखने को मिलता है, ठीक है, हीमोसाइनिन, ओके। हीमोसाइनिन क्या करता है, इट यूजेस द कॉपर इंस्टेड ऑफ आयरन एंड अपीयर्स ब्लू व्हेन ऑक्सीजनेटेड। जैसा कि हम देखते हैं कि जो ऑक्टोपस होता है उसका जो ब्लड का कलर कैसा होगा, ब्लू होता है ना, तो इट यूजेस द कॉपर इंस्टेड ऑफ आयरन। यदि आयरन होता तो कैसा होता, कलर रेड होता, ठीक है। अब आयरन की जगह क्या है, कॉपर प्रेजेंट है, इसलिए जो कलर ऑफ द ब्लड है वो कैसा है, ब्लू है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज हीमोसाइनिन और ये जनरली आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क में हमें देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट है हीमोइरिथ्रिन, ठीक है। हीमोइरिथ्रिन जो है ये कुछ एनालिट्स में और मैरीन इनवर्टिब्रेट्स में हमें देखने को मिलेगा, हीमोएरिथ्रिन, ओके। इसमें क्या होगा, आयरन कंटेनिंग नॉन हीम प्रोटीन, इसमें जो है आयरन कंटेनिंग इसमें नॉन हीम प्रोटीन प्रेजेंट होगा और इसका कलर रहेगा, इट अपीयर्स पिंक और वायलेट व्हेन ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये पिंक या वायलेट के जैसे दिखाई देगा, ऑक्सीजन युक्त होने पर गुलाबी या फिर बैगनी दिखाई देते हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे हीमोएरिथ्रिन, ओके। नेक्स्ट है अपना क्लोरोक्रियोनिन, क्लोरोक्रियोरिन, ठीक है। ये एनालिट्स में प्रेजेंट होंगे और इसमें क्या होगा, ये ग्रीन कलर के दिखाई देंगे व्हेन ऑक्सीजनेटेड। हमने देखा कि हीमोसाइनिन में किस तरह के मतलब दिखाई दे रहे थे, ब्लू कलर के, ठीक है। हीमोएरिथ्रिन में ये पिंक या फिर वायलेट कलर के हमें मतलब शो हो रहे थे और क्लोरोक्विनिन में ये ग्रीन कलर के प्रेजेंट होंगे व्हेन दे आर ऑक्सीजनेटेड और क्लोरोक्विनिन जो है वो एनालिट्स में हमें देखने को मिलेंगे। ये एरिथ्रोक्विनिन के जैसे ही होते हैं, सेम होते हैं, बट ये इट अपीयर्स ग्रीन इंस्टेड ऑफ पिंक और वायलेट, ठीक है। तो ये कैसे रहेंगे, इट अपीयर्स ग्रीन व्हेन ऑक्सीजनेटेड। चलिए नेक्स्ट है अपना वेनोबिन। तो ये हमने कुछ ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स देखा है हमने, जैसे कि मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन, क्लोरोक्विनिन और वेनोबिन। अब यदि हम वेनेबिन की बात करें तो इट इज फाउंड इन सी स्क्वेट्स, ये सी स्क्वेट्स में देखने को मिलता है। इट कंटेन्स वेनेडियम, दे बाइंड लिटिल ऑक्सीजन एंड मे हैव अदर फंक्शंस, ठीक है। ये किसके साथ बाइंड करते हैं, दे बाइंड लिटिल ऑक्सीजन एंड मे हैव सम अदर फंक्शंस। तो ये कुछ ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, इसके बारे में आप पढ़ लें फिर से। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, आरबीसी हमने पढ़ लिया है, अब हम चलेंगे डब्ल्यूबीसी के तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। ये है, ये जैसे कि हमने देखा था कि आरबीसी से ये कुछ डिफरेंट है। जैसा हमने पढ़ा है अभी कि आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बट डब्ल्यूबीसी में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस
पाया जाता है, ठीक है। WBC कंटेन्स न्यूक्लियस और इसका जो साइज होगा इट इज लार्जर एज कंपेयर टू RBC और इसकी साइज होगी 10 to 14 माइक्रोन, ठीक। इसमें WBC डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, बट इसकी खास बात यह है कि जैसा कि हमने देखा था कि RBC कंटेन्स हीमोग्लोबिन बट WBC डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, इसलिए ये कैसा रहेगा, हेंस दे आर ट्रांसपेरेंट। अब हीमोग्लोबिन की वजह से RBC का कलर क्या था, रेड कलर का था, है ना, बट इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इस वजह से ये WBC कैसे होते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, दे आर ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, है ना, कहाँ पे ये बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, they are formed in bone marrow and lymphatic tissue में WBC का फॉर्मेशन होता है। WBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट रहते हैं और ये बोन मैरो में और लिम्फेटिक टिश्यू में बनते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहता है और इनकी जो साइज की यदि हम बात करें तो 10 to 14 माइक्रोन इनका साइज रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ WBC, ठीक है। ये सबसे खास बात ये है कि इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड फॉरेन पार्टिकल्स, ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है और फॉरेन पार्टिकल से भी ये हमारी बॉडी को बचाता है, ठीक है, मतलब हमारे शरीर को संक्रमण होने से, ठीक है, और विदेशी कणों से सुरक्षा प्रदान करता है, कौन, WBC, ठीक है। इट एक्ट एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है, ये हमारा इम्यून सिस्टम में भी ये क्या मुख्य भाग होता है, ठीक है। तो इट एक्ट एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड WBC प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। चलिए नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट स्लाइड के तरफ हम चलते हैं। टाइप्स ऑफ WBC, ओके, यदि हम इनके टाइप्स के बारे में देखें तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होगा ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा होगा ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होगा इट कंटेन्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब इसमें कुछ मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स, माने ये कैसे रहेंगे, दानेदार रहेंगे, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स। इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स जो है ये 3 तरह का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा ही जाता है कि आपको 3-4 ऑप्शंस दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन है, आप बताइए कि इसमें से कौन कौन ग्रेन्युलोसाइट्स है और कौन कौन ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम पे आप देखिए, ये ग्रेन्युलोसाइट्स और ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स 3 तरह के होता है, एक होगा न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, these all comes under granulocytes and moving to A granulocytes, ये 2 तरह के होंगे, lymphocytes and monocytes comes under the A granulocytes, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में, है ना। न्यूट्रोफिल का जो परसेंटेज होगा वो 60 to 65% मात्रा में ये पाया जाएगा, है ना। इसमें न्यूक्लियस जो रहेगा वो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस रहता है और इसकी लाइफ स्पेन की यदि हम बात करें तो 10 से 12 घंटे तक ये जीवित रहता है, ठीक है। इसका काम रहता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, मतलब सेल ईटिंग, है ना। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सेल इनगल्स या सॉलो एंड डाइजेस्ट द हार्मफुल पार्टिकल्स, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर डेड सेल्स को ये खाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। और इट एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो न्यूट्रोफिल है इट एक्ट एज फैगोसाइटोसिस एंड इट आल्सो एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये रोगाणुओं को निगलने वाली सैनिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कौन, न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट हम देखें बेसोफिल। इनका जो परसेंटेज रहेगा वो 0.5 to 1%, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे। इनका शेप एस शेप्ड ग्रेन्यूल्स रहेंगे ये, ठीक है, और इनका फंक्शन रहेगा इट रिलीज हिस्टामिन एंड हेपेरिन। हिस्टामिन और हेपेरिन जो है ना ये एलर्जी की प्रतिक्रिया रहती है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, हिस्टामिन एंड हेपेरिन। सो बेसोफिल एस शेप्ड ग्रेन्यूल्स रहेंगे और इनका फंक्शन क्या रहेगा, इट रिलीजेस हिस्टामिन एंड हेपेरिन इन अवर बॉडी, ठीक है। थर्ड है स्नोफिल,
ठीक है। इसमें 2 to 3% इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर रहेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, शेप इसका कैसा रहेगा, बाइलोब्ड शेप रहेगा, ठीक है। और इसका फंक्शन रहेगा एंटी एलर्जिक, एलर्जी विरोधी, एंटी एलर्जिक रहेगा। एंड इट डिस्ट्रॉय द पैरासाइट्स, परजीवियों का नाश करता है ये कौन, स्नोफिल्स, ठीक है। और थर्ड है वुंड हीलिंग, जब भी हमें चोट लग जाती है तो ये काफी ज्यादा हमें मदद प्रोवाइड करता है फॉर द हीलिंग ऑफ द वुंड, ठीक है। तो ये काम है किसके, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और स्नोफिल की। हमने ये देखा इसमें कि ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं वो 3 तरह के होंगे, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल में हमने ये देखा कि इसका काम क्या रहता है, इट एक्टिव फैगोसाइटोसिस, ठीक है, मतलब सेल ईटिंग, है ना। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। सेकंड जो हमने देखा बेसोफिल के बारे में जब हमने बात करी थी तो उसमें मैंने ये बताया था कि इट रिलीजेस हिस्टामिन एंड हेपेरिन और ये सब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। थर्ड हो गया स्नोफिल, स्नोफिल जो है ये एंटी एलर्जिक होता है और इट डिस्ट्रॉयज द पैरासाइट्स, है ना, और ये वुंड हीलिंग में सहायता प्रदान करता है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ये पिक्चर है ग्रेनुलोसाइट्स का और ए ग्रेनुलोसाइट्स का। इसमें हमने बात करी न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल की। अब हम बात करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स 2 तरह के होंगे, एक होगा लिम्फोसाइट्स और दूसरा होगा मोनोसाइट्स, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होगा विदाउट ग्रेन्यूल्स, ठीक है, बिना दानों के। ए ग्रेन्युलोसाइट्स विदाउट ग्रेन्यूल्स, इसमें 2 तरह के होंगे, एक होगा मोनोसाइट्स और दूसरा होगा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स जो हैं ये किडनी शेप्ड रहते हैं, ठीक है, ये कैसे रहेंगे, किडनी शेप्ड रहेंगे और इसका लाइफ स्पैन भी 10 to 20 आवर्स का रहेगा, ओके। फंक्शन रहेगा स्कैवेंजर्स, मतलब सफाई कर्मी कोशिकाएं होते हैं। इट रिमूव्स द डेड सेल, हमारी बॉडी में जितने भी डेड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं तो उन सब को ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। इट रिमूव्स द डेड सेल, इसलिए इन्हें बोला गया है सफाई कर्मी, ठीक। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स, इनका परसेंटेज रहेगा 20 to 25%। इन ये लिम्फोसाइट्स जो रहते हैं ये 2 टाइप के रहते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा रहेगा टी लिम्फोसाइट्स। जो ये लिम्फोसाइट्स रहेंगे वो 2 तरह के रहेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू 2, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसकी लाइफ स्पैन मंथ्स टू इयर्स हो सकती है, ये कुछ मंथ तक भी जिंदा रह सकता है या फिर कुछ साल तक भी। इसका मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन, माने ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है, एंड इम्यूनिटी का निर्माण करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। तो क्या करेगा लिम्फोसाइट्स, इट हेल्प्स इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमने देखा आरबीसी के बारे में हमने अभी पढ़ा, फिर हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा जान लें अबाउट ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को ही हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ही क्या कहा गया है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। ल्यूकोसाइट्स अब क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी जैसा कि मैंने बताया, इट हेल्प्स द बॉडी डिफेंड अगेंस्ट द पैथोजेंस, ठीक है। डब्ल्यूबीसी शरीर को पैथोजेंस से बचाती है। सेकेंड है दे आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होते हैं, ठीक है। एंड इट रिमूव्स द टॉक्सिन, मतलब इट रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, है ना। एंड इट ऑल्सो रिमूव्स द डैमेज्ड सेल और एबनॉर्मल सेल्स को ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से, डब्ल्यूबीसी। और इनका मेन फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस माने इनगल्फिंग और स्वालोइंग द पैथोजेंस, ठीक है। तो ये इनका कुछ काम है, डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस है कि इट हेल्प्स द बॉडी डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस, दे आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी और एबनॉर्मल सेल्स फ्रॉम आवर बॉडी और डैमेज सेल्स फ्रॉम आवर बॉडी। एंड थर्ड इनका काम रहता है इट हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट, प्लेटलेट्स। जैसा कि मैंने बताया था कि
हमने अभी पहले पढ़ा है इसमें कि ब्लड के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। और उसमें हमने देखा था कि जो ब्लड कॉर्पोसेल्स हैं वो 3 तरह के थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड देन द प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अब हमने अभी आरबीसी के बारे में देखा और मतलब डब्ल्यूबीसी के बारे में देखा। अब हम देखेंगे अबाउट द प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में हम जाने, दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल फ्रैगमेंट्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स। दे लैक न्यूक्लियस, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, दे लैक न्यूक्लियस। और इनकी साइज की हम बात करें तो इनका साइज 2 to 4 माइक्रोन रहता है, ठीक है। और जो इनका काउंट रहेगा वो 1/10 to 1/20 ऑफ द WBC इनका काउंट रहता है प्लेटलेट्स का। मतलब इट इज लेस देन 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, मतलब इतने कम ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, है ना। कुल रक्त का 1% से भी कम भाग क्या होता है हमारे बॉडी में, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेस देन 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। अब हम इसमें प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, पूछ सकता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी लिख सकता है, तो आप समझ लीजिएगा कि प्लेटलेट्स की ही बात कर रहा है, ठीक है। प्लेटलेट्स इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। ये हमने कुछ इसके जनरल फीचर्स पढ़े थे। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम इसमें ओरिजिन एंड प्रोडक्शन की बात करें, उत्पत्ति व निर्माण की यदि हम बात करते हैं कि प्लेटलेट्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना, तो प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो, ठीक है। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में मेगा कैरियोसाइट से होता है, ठीक है। एंड इसका जो प्रोडक्शन रेट रहेगा 200 बिलियन पर डे, निर्माण दर जो रहता है ना, ये मतलब हर दिन 200 बिलियन तक ये बनते हैं हर दिन हमारी बॉडी में, ठीक है। इट इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन थ्रोम्बोपोएटिन, नियंत्रण कौन करता है इसको, कौन सा हार्मोन इसको कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है, सो द नेम ऑफ द हार्मोन इज थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन, ओके। और इसकी लाइफ स्पैन होगा 8 to 10 डेज ही ये जीवित रह सकता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। हमने देखा था कि जो आरबीसी है वो 120 डेज जीवित रह सकता था, ठीक है, बट जो प्लेटलेट्स है ये सिर्फ 8 से 10 दिन तक ही जीवित रह सकता है, इसका जीवन काल ही इतना ही होता है, ठीक है। फिर हम बात करें फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या क्या काम करेगा, इट फॉर्म्स अ प्लेटलेट प्लग एट द इंज्योर्ड ब्लड सेल्स, ठीक है। जो भी ये मतलब क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं पर प्लेटलेट प्लग बनाती है, ठीक है, इट फॉर्म्स ए प्लेटलेट प्लग, है ना, ये एक प्लेटलेट प्लग बना लेता है एट द इंज्योर्ड ब्लड वेसल्स एंड इट हेल्प्स इन हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस का मतलब होता है स्टॉपिंग द ब्लड लॉस, रक्त रसाव रोकने में सहायता करती है, इट हेल्प्स इन हीमोस्टेसिस स्टॉपिंग द ब्लड लॉस, it is the main function of the platelets, it secretes the substances, है ना, ये substance secrete करता है thromboxane, ठीक है, it increases the प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। और फोर्थ फंक्शन है इसका, इट कॉजेज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन माने सेरोटोनिन, ठीक है, इट कॉज सेरोटोनिन एंड इट प्रमोट्स द ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन क्या रहेगा, मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन को ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, प्रमोट करेगा, है ना, मतलब रक्त का थक्का जमाना, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ओके। सो these all are the functions of प्लेटलेट्स। हमने देख लिया फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, कि इट फॉर्म्स अ प्लेटलेट प्लग at the injured blood vessels, it helps in hemostasis, it secretes substances, it causes vasoconstriction and it promotes the blood coagulation, okay, thromboplastin. Moving to next slide, hemostasis, ठीक है। hemostasis का मतलब होता है it is the natural process of stopping the blood loss after the injury,
हीमोस्टेसिस चोट के बाद रक्त रसाव रोकने की प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, रक्त रसाव को रोकने की प्राकृतिक प्रक्रिया है ना, को हम क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस। ठीक है, अब हम इसके स्टेजेस की बात करेंगे कि किस तरह से रक्त का रक्त रसाव होता है। ठीक है, उसके हम स्टेजेस देखते हैं। सबसे पहला है वस्कुलर स्पैज्म, जिसको हम कहेंगे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, इमीडिएट नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल आफ्टर इंजरी, मतलब ब्लड वेसल्स को ये क्या करता है? इमीडिएट नैरो कर देता है इंजुरी लगने के बाद। ठीक है, चोट के तुरंत बाद रक्त वाहिकाओं का संकुचन, इससे क्या होगा? इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ द ब्लड एंड द ब्लड लॉस। सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो क्या होगा? क्या होगा उससे? ये होगा कि इट रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो, है ना, ब्लड की जो फ्लो जिस धारा से वो बह रही थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, एंड इट हेल्प्स द ब्लड लॉस, जिससे कि ब्लड ज्यादा बहने से बच सकेगा। ठीक है, एंड इट लास्ट फॉर 30 मिनट्स, इसकी अवधि लगभग 30 मिनट तक रहती है। सेकेंड इसका जो स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज तो हो गया वेस्कुलर स्पैज्म। ठीक है, सेकेंड स्टेज इसमें रहेगा फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्लेटलेट प्लग बना लेता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करेंगे? इट अडहेर टू एक्सपोज्ड कोलेजन ऑफ डैमेज्ड एंडोथेलियम। ठीक है, जो डैमेज्ड पार्ट है उसमें ये क्या करेगा? ये प्लेटलेट प्लग बना लेगा। ठीक है, एंड प्लेटलेट्स बिकम एक्टिवेटेड, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होगा? प्लेटलेट्स स्टिक टू ईच अदर, प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे, अदर फॉर्मिंग अ प्लेटलेट प्लग। मतलब यही बात कह रहा है कि प्लेटलेट्स का क्या बनेंगे? प्लेटलेट्स क्या करेंगे? प्लेटलेट प्लग बना लेंगे। ठीक है, और ये प्लग क्या करेगा? इट सील्स द इंज्योर्ड एरिया टेम्पररी, और कुछ समय तक ये इंज्योर्ड एरिया को क्या करेगा? सील कर देगा। ठीक है, जिससे कि ब्लड का जो फ्लो है या ब्लड का जो लॉस है वो रुक जाएगा कुछ समय के लिए, है ना। ये घायल स्थान को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। ठीक है, जहाँ पे लगा होता है उसको अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है। ठीक है, थर्ड है इसमें जो थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज हमने देखा वेस्कुलर स्पैज्म, ठीक है, जिसको कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, इमीडिएट नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स आफ्टर इंजुरी। सेकंड स्टेप हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, कि गुच्छा बना लेता है, प्लेटलेट्स प्लग बन जाएगा। ठीक है, जिससे कि प्लेटलेट्स एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे टू ईच अदर फॉर्मिंग अ प्लेटलेट प्लग, जिससे कि ब्लड का बहना रुक जाएगा फॉर सम टाइम, है ना। थर्ड हम देखें इसमें जो थर्ड स्टेप है, इसमें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करें। ब्लड कोएगुलेशन, है ना, थर्ड स्टेप है ब्लड कोएगुलेशन, माने क्लॉटिंग हो जाना, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाना, उसको कहेंगे ब्लड कोएगुलेशन। इसमें प्लेटलेट प्लग को फाइब्रिन थक्का मजबूत करता है, मतलब प्लेटलेट प्लग इज रीइंफोर्स्ड बाय फाइब्रिन क्लॉट। ओके, और इसके बाद इट लीड्स टू ए परमानेंट स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, जिससे कि जो रक्त रसाव हो रहा था वो परमानेंट रूप से बंद हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर क्लॉटिंग टिश्यू रिपेयर बिगिंस, और जब क्लॉट हो जाएगा तो टिश्यू अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इट इज सो दीज आर द थ्री मेन प्रोसेस जो कि हमने देखा। सबसे पहले हमने तो ये देखा था कि हीमोस्टेसिस क्या होता है। ठीक है, हीमोस्टेसिस का मतलब होता है इट इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द ब्लड लॉस आफ्टर इंजरी, और उसमें हमने देखा था 3 स्टेज। सबसे पहले हमने देखा वेस्कुलर स्पाज्म, दूसरा देखा हमने फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, और तीसरा हमने देखा ब्लड कोएगुलेशन, है ना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। चलिए, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, है ना, ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड। ओके, यदि हम ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड की बात करें, व्हेन वी गेट इंजुरी और कट, ठीक है, जब हमें इंजुरी होती है या फिर कट लगता है, ठीक, तो क्या उससे क्या होता है? ब्लड स्टार्ट्स कमिंग आउट, है ना, खून हमें क्या होता है? खून बाहर आता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, पर आफ्टर सम टाइम ब्लड स्टॉप्स, कुछ समय बाद ब्लड रुक जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? तो उसका रीजन ये है कि हमारी जो बॉडी होती है वो ब्लड क्लॉट
कर लेती है, ठीक है। ब्लड को क्या करती है, हम हमारी बॉडी क्लॉट करवा देती है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, ये जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड, ठीक है। उसी को हमने बोला है ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड। समझ में आया? देखिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि व्हेन वी गेट ए कट और एन इंजुरी, है ना, जब भी हमें कट या इंजुरी लगती है तो उससे क्या होता है ब्लड बाहर आएगा, है ना, खून बाहर आता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को, जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है, उसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड, ठीक है। अब इसमें एक एंजाइम है, ठीक है, और उस एंजाइम का नाम है, या हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, और वो सब्सटेंस है थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन नाम का एक सब्सटेंस है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है ना। इसमें क्या होगा, यदि थ्रोम्बिन प्रेजेंट होगा तो ब्लड क्लॉट होगा, ठीक है। और यदि थ्रोम्बिन प्रेजेंट नहीं होगा हमारी बॉडी में तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो ब्लड क्लॉट होने के लिए जो सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है वो कौन सी सब्सटेंस है, इट इज थ्रोम्बिन, ओके। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने कि थ्रोम्बिन इज द सेंट्रल एंजाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसके बिना ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता, ठीक है। इफ थ्रोम्बिन इज प्रेजेंट क्लॉटिंग ऑकर्स, एंड इफ थ्रोम्बिन इज एब्सेंट नो क्लॉटिंग, ओके, नो क्लॉटिंग, किसी भी तरह की क्लॉटिंग नहीं होगी। चलिए अब हम देखते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया कि थ्रोम्बिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्लॉटिंग, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होगा ब्लड क्लॉटिंग में, ये जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है ना, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स इनटू थ्रोम्बिन, है ना। एंड जो ये प्रोटीन है और ये जो ये प्रोथ्रोम्बिन है, तो ये क्या है, एक तरह का प्रोटीन है ना। तो अ प्रोटीन कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनटू या चेंजेस इनटू थ्रोम्बिन। अब ये चेंजेस कब होगा, दिस चेंजेस विल हैपन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 10 एंड कैल्शियम आयन। जब फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा और कैल्शियम आयन एक्टिवेट होगा, तभी क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, थ्रोम्बिन में, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया ब्लड क्लॉटिंग का। नेक्स्ट स्टेप में जो ये फाइब्रिनोजेन है वो कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में, ठीक है। जो फाइब्रिनोजेन है वो क्या होगा, इट कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन, ओके। अब देखिए ये क्या है, ये सेकंड स्टेप है, ये भी दिस चेंज इज आल्सो डन बाय थ्रोम्बिन, है ना। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो ये फाइब्रिन है इट फॉर्म्स अ थ्रेड, ठीक है। ये क्या करेगा, ये थिन थ्रेड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम कहेंगे फाइब्रिन फाइबर्स। और ये जो फाइबर्स हैं ये ज्वाइंट करेंगे एक दूसरे के साथ ये फाइबर्स ज्वाइंट करेंगे, एंड देन ये जो ज्वाइनिंग होगी ये किसके प्रेजेंस में होगी, इन द फैक्टर नंबर 13। फैक्टर नंबर 13 के प्रेजेंस में ये ज्वाइनिंग होगी, दे विल बी ज्वाइन टुगेदर, और फिर क्या होगा, क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है फाइब्रिन फाइबर्स आर क्रॉस लिंक बाय फैक्टर 13, है ना। फिर क्या होगा, स्टेबल क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, फाइनली दिस क्लॉट ट्रैप्स आरबीसी। ये जो क्लॉट होगा ये क्या करेगा, ये आरबीसी को ट्रैप कर लेगा एंड प्लेटलेट्स को, ठीक है, और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये क्या है, ये प्रोसेस थी, ये स्टेप्स थे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। पहला स्टेप हमने क्या देखा कि प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो रहा था थ्रोम्बिन में, फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिन फाइबर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, दे आर क्रॉस्ड बाय फैक्टर 13, और फिर वो स्टेबल क्लॉट का फॉर्मेशन कर रहे थे। और फोर्थ में है ब्लड क्लॉट ट्रैप्स आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड देन द ब्लीडिंग विल बी स्टॉप्ड, okay, so these are the process of main steps of blood clotting। चलिए अब हम देखते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग है ना, इसमें कुछ पाथवे होंगे। तो दो तरह के पाथवे होते हैं, एक पाथवे है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा द सेकंड विल बी एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज इंट्रिंसिक पाथवे एंड व्हाट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे मतलब इनसाइड द ब्लड वेसल, और एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब होता है आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, ओके।
तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, ये तब स्टार्ट होगा जब हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी में जो मतलब वेसल्स होंगे वो इनसाइड द बॉडी कुछ यदि इंजुरी होगी तब ये इंट्रिंसिक पाथवे काम करेगा, ठीक है। सो इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट्स व्हेन देयर इज अ डैमेज इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, ठीक है। एंड एट द एंड इट एक्टिवेट्स द फैक्टर 10, ठीक है। फिर फैक्टर जो 10 था वो इसमें एक्टिवेट हो जाएगा, किसमें, इंट्रिंसिक पाथवे में, ठीक है। और दूसरा जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे, ओके। एक्सट्रिंसिक माने आउटसाइड, तो ये क्या होगा, दिस स्टार्ट्स व्हेन टिश्यू आउटसाइड द ब्लड वेसल्स आर डैमेज्ड, ठीक है। जब आउटसाइड द ब्लड वेसल कोई टिश्यू डैमेज हो रही है तब क्या होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे काम करेगा, ये भी एक्टिवेट करेगा आपका फैक्टर 10 को, ठीक है। एंड आफ्टर फैक्टर 10 इज एक्टिवेटेड बोथ पाथवे फॉलो द सेम स्टेप्स, ठीक है। ये दोनों ही पाथवे ये जो है सेम स्टेप्स फॉलो करेंगी, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विल टेक प्लेस, ओके, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यदि हम इसको मतलब हम यदि इसको शॉर्ट में देखें, है ना, इन शॉर्ट यदि हम इसकी बात करें, इंजुरी लगी, क्या हुआ, फिर एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स विल स्टार्ट, ठीक है। थ्रोम्बिन फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, फाइब्रिन फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, एंड देन द ब्लड विल क्लॉट, एंड देन ब्लीडिंग विल बी, एंड फाइनली द ब्लीडिंग विल बी स्टॉप। सो दिस इज द ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड। तो ये काफी ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, आप इसे एक बार और देख लें तो आपको अच्छे से समझ में चीज ये आ जाएगी, ठीक है, कि व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। एंटीकोगुलेंट, ओके, एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि रक्त जमने से रोकने वाली दवाइयों को हम कहते हैं एंटीकोगुलेंट, ओके। एंटीकोगुलेंट्स क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। हमारी बॉडी में जो क्लॉट्स बनते हैं उनको ये क्या करेंगे, क्लॉट होने से रोकने में मदद करते हैं, कौन, एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। कुछ एंटीकोगुलेंट्स हैं जैसे कि हेपेरिन, क्यूमेडिन एंड साइट्रेट्स, ठीक है। तो हेपेरिन, है ना, आपने सुना है हेपेरिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, ताकि क्लॉटिंग को रोका जा सके, है ना, टू प्रिवेंट द क्लॉट फॉर्मेशन, ओके। हेपेरिन इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन लिवर एंड लंग्स, ठीक है। और ये थ्रोम्बिन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है, थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर देता है, फास्ट एक्टिंग, है ना, बहुत जल्दी एक्ट करने से ये क्या करता है, ये उसको रोक देता है, ठीक है। एंड इट इज गिवन बाय इंजेक्शन, ओके। ये कहाँ बनता है, लिवर व फेफड़ों में बनता है, ठीक है। और ये थ्रोम्बिन को रोकता है, ठीक है, और कम समय इंजेक्शन से, और ये जो है इसको कैसे दिया जाता है, इट इज गिवन बाय इंजेक्शन, ठीक है। यदि हम सेकेंड एंटीकोगुलेंट की बात करें तो वो है क्यूमेडिन, ठीक है। क्यूमेडिन क्या है, ये एक तरह का दूसरा एंटीकोगुलेंट है, ये ओरल ड्रग है, ये तो शॉर्ट लिव्ड होता है, ये कोई ज्यादा समय तक नहीं रहता है, ठीक है। बट जो क्यूमेडिन है ये एक तरह का ओरल ड्रग है और ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इट इनहिबिट्स द विटामिन के प्रोसेसिंग, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग जो होगी वो रुक जाएगी, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि विटामिन के जो है ये हम पढ़ेंगे, जब हम आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में, ठीक है, कि विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनहिबिट्स ये विटामिन के प्रोसेस को रोक देता है, ठीक है, इनहिबिट कर देता है। थर्ड है, इट प्रिवेंट्स सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ये क्लॉटिंग फैक्टर की जो प्रोसेस है उसे क्या करता है, रोकता है, ठीक है, बचाता है, इट प्रिवेंट, ठीक है। ये है स्लो एक्टिंग है, इट टेक्स डेज, ये कुछ समय लेता है, ठीक है, इट टेक्स डेज, इट इज स्लो प्रोसेस, ओके। और यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इट इज फास्ट एक्टिंग, की ये काफी जल्दी असर दिखाता है हेपेरिन, बट जो ये क्यूमेडिन है ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है।
और इसे हम, ये एक तरह का ओरल ड्रग है, माने मुंह से लिया जाता है, ठीक है। अब थर्ड है साइट्रेट्स, ठीक है। थर्ड एंटीकोगुलेंट इज द साइट्रेट, ठीक है। ये क्या है? इट प्रिवेंट्स द फाइब्रिन फॉर्मेशन, ये फाइब्रिन फॉर्मेशन को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। इट इज यूज्ड इन ब्लड स्टोरेज, है ना, और इसे ब्लड स्टोरेज में इसका मदद लिया जाता है, ठीक है, साइट्रेट्स का। चलिए, तो ये कुछ एंटीकोगुलेंट्स थे। फर्स्ट है हेपेरिन, सेकंड इज क्यूमेडिन एंड थर्ड इज साइट्रेट्स। चलिए नेक्स्ट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना, जो भी आपके सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितना नीडेड है हम उतना ही यहाँ अपनी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपको नेट के लिए, सेट के लिए, है ना, और असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों के लिए ये पूरे यूनिट्स आपको हेल्पफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा जो सब टॉपिक है ब्लड के चैप्टर में, हमारे ब्लड वस्कुलर सिस्टम में, वो है हेमाटोपोएसिस। ओके, हेमाटोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? हेमाटोपोएसिस। ओके, सो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हेमाटोपोएसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्युलर कंपोनेंट। ओके, हेमाटोपोएसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्युलर कंपोनेंट। सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? हेमाटोपोएसिस, इसलिए इसको बोला गया है ब्लड सेल फॉर्मेशन। ऑल ब्लड सेल अराइज फ्रॉम द हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो कैसे अराइज होंगे? दे ऑल अराइज फ्रॉम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स के बारे में बात करें तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? ये बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन बोन मैरो, और बोन मैरो में भी कहाँ पे रहेगा? मेड्यूला में। ओके, it can be differentiate into all the blood cells, ठीक है। ये क्या करता है? ये डिफरेंशिएट होता है into blood cells, ठीक है। अब हम बात करते हैं रक्त निर्माण के स्थान की। हेमाटोपोएसिस कहाँ कहाँ, ये मतलब इनके कहाँ कहाँ साइट्स होते हैं हेमाटोपोएसिस के, ठीक है। तो सबसे पहला है एम्ब्रियो, ठीक। सेकंड है इसका फीटस, एंड थर्ड, देखिए एम्ब्रियो स्टेज में ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? यॉर्क सैक में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और फीटस में ये कहाँ प्रेजेंट होगा? लिवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, ठीक है। और अडल्ट की यदि हम बात करें तो इसका जो मेन साइट होगा जहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा हेमाटोपोएसिस विल बी द बोन मैरो। एंड सेकेंड, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पेल्विस, स्टर्नम, वर्टिब्रम एंड फीमर। ओके, सो इन सब के बारे में हम जब ये जो टॉपिक जब हम कवर करेंगे तब इसके बारे में अपन जानेंगे कि व्हाट इज पेल्वे, व्हाट इज स्टर्नम, व्हाट इज फेमर। ओके, चलिए, तो अभी बस हम ये जान ले यहाँ पे कि हेमाटोपोएसिस क्या होता है। इट इज द ब्लड सेल फॉर्मेशन। रक्त कोशिकाओं के निर्माण को हम हेमाटोपोएसिस बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्युलर कंपोनेंट और ऑल ब्लड सेल्स अराइज फ्रॉम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं इट इज लोकेटेड इन द बोन मैरो, ठीक है। अब यदि हम इसके साइट्स की बात करें, साइट का मैंने आपको बता दिया कि एम्ब्रियो में ये यॉर्क सैक में प्रेजेंट रहेगा, फीटस में स्प्लीन, लिवर, है ना, अडल्ट में बोन मैरो में मेन साइट में प्रेजेंट रहता है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया गया है अबाउट ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए ब्लड वॉल्यूम के बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग विद इन द ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, ब्लड वॉल्यूम जो है इट इज द total amount of blood circulating within the blood vessels of the body at a particular time, उसे हम क्या कहेंगे? ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। रक्त आयतन शरीर की रक्त वाहिकाओं में एक समय पर उपस्थित कुल रक्त की मात्रा है, ठीक है।
इसको क्या कहेंगे हम, ब्लड वॉल्यूम। सो इट इज द टोटल अमाउंट of blood which is circulating within the blood vessels of the body at a particular time is the definition of the blood volume। ठीक है, इसकी जरूरत होती है, it is an important part of maintaining homeostasis। ठीक है, आंतरिक संतुलन हमारी बॉडी का बनाए रखने के लिए ब्लड वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। ठीक, यदि हम नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम की बात करते हैं अडल्ट में, ठीक है, तो एवरेज होता है अबाउट 5 to 6 लीटर्स। ठीक है, ये ब्लड एवरेज प्रेजेंट रहता है हमारे नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम में, अबाउट 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ठीक है, यदि इसको एक हम उदाहरण के तौर में समझे, यदि किसी इंसान का वेट 70 kg है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में 5 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो ब्लड वॉल्यूम रहेगा अडल्ट की यदि हम बात करते हैं तो 5 से 6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इन चिल्ड्रन यदि हम बात करते हैं तो वेट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और यदि हम मेल vs फीमेल देखें, है ना, मेल और फीमेल की यदि हम तुलना करते हैं तो मेल में स्लाइटली हायर अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है एज कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स का क्या होता है, ड्यू टू लोअर बॉडी मास एंड आरबीसी काउंट। ठीक है, आरबीसी काउंट महिलाओं में पुरुषों से थोड़ा कम मात्रा में रहता है। ठीक है, और बॉडी मास भी थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, तो ये है अपना नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, हमने अभी देखा। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है कि इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग विद इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी एट ए पर्टिकुलर टाइम। और जो नॉर्मल जो ब्लड वॉल्यूम होना चाहिए एक इंसान में, तो इट इज 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। ठीक, नेक्स्ट है, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वॉल्यूम। अब हम देखें कि ब्लड वॉल्यूम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सो ब्लड वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ mainly two main parts, one will be plasma and second will be the formed elements। ठीक है, हमने पहले formed elements पढ़ रखे हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये 55% हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड कंटेन्स वाटर। ठीक, 55% जो रहेगा लिक्विड पोर्शन जो रहेगा ब्लड में, वो उसमें क्या रहेगा, वाटर कितना रहेगा, 90 to 92%। ठीक है, और फिर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो क्या क्या प्रेजेंट रहेगा प्लाज्मा में, हमारी बॉडी में क्या मतलब क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, वाटर, प्रोटीन्स, ठीक है, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड देन द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर एंड ऑस्मोटिक बैलेंस। जो प्लाज्मा रहेगा ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो प्लाज्मा कितना कंट्रीब्यूट करता है, 55% ऑफ द ब्लड जो रहेगा वो क्या रहेगा, विल बी द प्लाज्मा। ओके, एंड सेकेंड विल बी द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, विल बी 45% जो है इट विल बी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आएंगे 3 चीजें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड देन द प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका है कि आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी हमें इन्फेक्शन से, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, और इन सब को मिलाकर हम कहते हैं हेमाटोक्रिट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब को हम मिला के क्या कहते हैं, हेमाटोक्रिट। यह आरबीसी का प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखें रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम इज रेगुलेटेड मेनली बाय, देखिए जो हमारी बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है इनका रेगुलेशन 2 ही कंपोनेंट करते हैं। पहला है किडनी जो इसे रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, और दूसरा है हार्मोन। ठीक है, देखिए किडनी क्या करता है, इट कंट्रोल्स द वाटर बैलेंस। ठीक है, ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस बनाया रखता है, सोडियम लेवल रेगुलेट करता है, और थर्ड है एडजस्ट द यूरिन आउटपुट।
ठीक है, किडनी क्या क्या करेगा, इट कंट्रोल्स द वाटर बैलेंस, सेकंड रेगुलेट सोडियम लेवल एंड थर्ड विल बी एडजस्ट द यूरिन आउटपुट। ठीक, ये तो पहला हो गया कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम किसने किया, किडनी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हार्मोन्स की, तो ये भी क्या करता है, ये भी हमारे ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करके रखता है ना। हार्मोन्स, और कौन सा हार्मोन है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH। ठीक है, ये जो हार्मोन है इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस एल्डोस्टेरोन टू इंक्रीज द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, है ना। एंड सेकंड, these हार्मोन मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस बना के चलते हैं। ठीक है, इट मेंटेन्स द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड वॉल्यूम को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम फैक्टर्स जाने कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड वॉल्यूम को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है एज, second sex, third will be the body size and fourth is the hydration status। hydration status का मतलब होता है कि how much water is present in the body, है ना। हमें हाइड्रेटेड रखने के लिए हम बोलते हैं ना कि हाइड्रेटेड रखना है तो पानी ज्यादा पीना चाहिए, है ना। तो यही है कि इट इज द हाइड्रेशन स्टेट एंड फोर्थ इज द प्रेगनेंसी एंड फिफ्थ विल बी द हाई एल्टीट्यूड डिजीजेस लाइक अनीमिया, hemorrhage and dehydration। ठीक है, so these all are the factors that affect the blood volume। यदि चेंजेस होते हैं ब्लड वॉल्यूम में तो दो तरह के चेंजेस होंगे, एक होगा हाइपोवोलेमिया और दूसरा होगा हाइपरवोलेमिया। ठीक है, यदि हम हाइपोवोलेमिया की बात करते हैं, हाइपोवोलेमिया मतलब होता है लो ब्लड वॉल्यूम। यदि हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ये काफी कुछ फैक्टर्स हमें हमारी बॉडी में इफेक्ट करेंगे, जैसे कि सीवियर ब्लीडिंग होना, डिहाइड्रेशन, बर्निंग सेंसेशन लगना हमारी बॉडी में। ठीक है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि लो ब्लड प्रेशर, वीक पल्स रेट एंड देन डिजीनेस। ठीक है, थकान सी आपको महसूस होगी, आपका बीपी कम हो जाएगा, पल्स रेट जो रहेगा वो कम हो जाएगा आपका। ठीक है, सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स विच कैन बी सीन when the body is affected by hypovolemia। okay, and next है अपना hypervolemia। ठीक है, हाइपो में अपन ने देखा लो ब्लड वॉल्यूम एंड हाइपरवोलेमिया मतलब हाई ब्लड वॉल्यूम। ओके, हाइपरवोलेमिया का मतलब होता है हाई ब्लड वॉल्यूम। हाइपरवोलेमिया, हाई ब्लड वॉल्यूम, इट कॉजेज द किडनी फेलियर। ठीक है, ये क्या करता है, ये किडनी फेलियर करवाएगा। ठीक है, सेकंड क्या करेगा, एक्सेस फ्लूइड इनटेक एंड थर्ड विल बी द हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी बॉडी में होंगी। और सिम्टम्स की यदि हम बात करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर एंड देन द स्वेलिंग इन अवर बॉडी इज द मेन सिम्टम ऑफ हाइपरवोलेमिया। अब क्या इंपॉर्टेंस है ब्लड वॉल्यूम का हमारी बॉडी में। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पहला इंपॉर्टेंस है इट मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एंड सेकंड विल बी इट इंश्योर्स द प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवरी। हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में डिलीवर करता है। थर्ड है इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। एंड फोर्थ है इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए ब्लड वॉल्यूम का होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। यदि हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं, हमने बहुत पढ़ा ब्लड वॉल्यूम के बारे में, यदि हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इसमें बोला गया है कि इट इज द फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है एंड इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई एंड ओवरऑल बॉडी बैलेंस। ठीक है, ये क्या करेगा, सर्कुलेशन मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ओवरऑल हमारी बॉडी को बैलेंस बना के रखता है। कौन, ब्लड वॉल्यूम। ओके, और यदि ये कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ठीक है,
any significant increase or decrease can lead to a severe health problems. Okay, यदि ये कम हो जाए, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस किया हाइपोवेलमीमिया में और हाइपरवोलेमिया में। ओके, तो हमने इसमें पढ़ा है अभी कि ब्लड वॉल्यूम क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वॉल्यूम क्या क्या होंगे। ठीक है, उसके बाद कि यदि चेंजेस हो जाएं तो चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम क्या रहेगा। ठीक है, और फिर हमने देखा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है ब्लड ग्रुप। सो ब्लड ग्रुप क्या है, इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, है ना, based on the presence or absence of specific antigens on the surface of the RBC. Okay, तो blood group क्या है, it is a classification of blood based on the presence or absence of specific antigen on the surface of the red blood cells, that is RBC को हम क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। ओके, ब्लड ग्रुप, रक्त का वर्गीकरण, रक्त वह वर्गीकरण है जो आरबीसी की सतह पर उपस्थित विशेष एंटीजन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम की, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट थे जिनने ब्लड की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, कब किया था इनने, 1901 में, कार्ल लैंडस्टीनर। ये पूछ सकता है आपसे कि हु डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1901 एंड जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन 2 एंटीजन्स, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन 2 एंटीजन्स, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। देखिए, आपको पता है 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, है ना। कौन कौन से, ए बी, देखिए कौन कौन से ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे, मैं यहाँ लिख के बताती हूँ आपको। देखिए 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, टाइप्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप की हम अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ब्लड ग्रुप्स लिखे हैं ए बी और ओ, एंटीजन ऑन आरबीसी एंड एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। यदि ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीजन क्या होगा, ए, है ना, और एंटीबॉडी क्या रहेगा, एंटीबॉडी ए। ये याद करने की चीज है, आप याद कर लीजिए इसे। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो क्या होगा, एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी भी बी होगा। यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन विल बी ए एंड बी, दोनों ही एंटीजन होंगे ए या बी, बट उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, नो एंटीबॉडी। और यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, नो एंटीजन। ओके, बट इसमें एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होंगी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, है ना। तो 2 सिस्टम है ब्लड ग्रुप में, एक होगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो अभी हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम था, ठीक है, यदि हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की यदि हम बात करें तो वो इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन के ऊपर वो आधारित था, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब यदि हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो जो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन के एब्सेंस या प्रेजेंस के आधार पर ये आरएच ब्लड ग्रुप का हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि यदि आरएच पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा, डी एंटीजन विल बी प्रेजेंट। ठीक है, RH एंटीजन विल बी प्रेजेंट। यदि RH नेगेटिव है तो जो RH ये होगा एंटीजन वो क्या रहेगा, इट विल बी एब्सेंट। एग्जांपल A पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्पेटेबिलिटी। जो ब्लड ग्रुप A वाला जो बंदा या बंदी रहेगी, ठीक है, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मतलब समझते हैं आप लोग, ब्लड का
ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि हम किसी इंसान से दूसरे इंसान को ब्लड डोनेट करना, उसे हम कहते हैं क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। एक इंसान से दूसरे की बॉडी में खून को चढ़ाना, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप ए वाला रहेगा वो हमेशा ब्लड ग्रुप ए या ब्लड ग्रुप ओ से ही ब्लड ले पाएगा, ठीक है। यदि हम बी की बात करते हैं तो बी हमेशा बी से या फिर ओ से ही ब्लड ले पाएगा, ठीक, वो ए से या ए बी से नहीं ले पाएगा, ठीक है। और यदि लेता है तो सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू से वो सफर करेगा और सीवियर कंडीशन में उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये आप ये बात जान ले कि जो ब्लड ग्रुप ए वाला है वो हमेशा यदि उसे खून चाहिए तो ब्लड ग्रुप ए वाला ही उसे खून दे पाएगा या ब्लड ग्रुप ओ वाला ही उसे ब्लड दे पाएगा, ठीक है। और यदि बी वाला है तो ब्लड ग्रुप बी ही उसे ब्लड डोनेट कर पाएगा या फिर ओ ही उसे ब्लड डोनेट कर पाएगा, ठीक है। अब यदि जो ए बी है, ए बी के साथ ये अच्छी बात है कि जो ए बी जिनका ब्लड ग्रुप है वो ए से, बी से या ए बी से या ओ से, सब से वो ब्लड ले सकते हैं, कोई प्रभाव, कोई उसके साइड इफेक्ट्स उसकी बॉडी में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सिर्फ ओ के साथ ही ओ ही उसे क्या करेगा, ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। ओ सिर्फ ओ को ही डोनेट कर पाएगा, ठीक। चलिए अब यदि हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये आप समझ लिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्पेटिबिलिटी मैंने आपको यहाँ समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करते हैं, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, पहला फैक्टर क्या है, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। सेकेंड फैक्टर विल बी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ब्लड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं अपना प्रेगनेंसी मैनेजमेंट में ब्लड की जरूरत पड़ती है, फॉरेंसिक साइंस में हम ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ती है ना। और पैटर्निटी टेस्टिंग में, मतलब पेरेंट्स इसके कौन है वो टेस्टिंग में हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमने अभी देख लिया है कि ब्लड ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा कि कितने तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, है ना, वो हमने देखा, ए बी और ओ, ठीक है। और यदि हम, ये सबसे खास बात आप सुनिए कि जो ग्रुप ओ है तो इट इज अ यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये किसी को भी देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ, जो ब्लड ग्रुप ओ है ना, यदि हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें, यदि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है तो ये यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब ये ब्लड ग्रुप ए वाले को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, किसी को भी ये ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। कौन, ब्लड ग्रुप ओ वाला, ठीक है। तो इट इज यूनिवर्सल डोनर, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी अपना ब्लड, जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, चाहे सामने वाले का ब्लड ग्रुप ए हो या बी हो या ए बी हो या ओ हो, ठीक है। पर जो ब्लड ग्रुप, यदि हम ए बी की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो इट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकता है बोल रही हूं मैं, ठीक है, ले सकता है, मतलब ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। बट ये चीजें अपन को ए और बी में देखने को नहीं मिलती हैं, जो कि हमने अपने पिछले स्लाइड्स में देखा, ठीक है। सो ब्लड ग्रुप ओ क्या है, इज द यूनिवर्सल डोनर, और ब्लड ग्रुप ए बी क्या है, इट इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक। चलिए ये हमने समाप्त किया अपना ब्लड ग्रुप। अब हम कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स देख लें कि कुछ डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं ब्लड में, ठीक। 4 तरह के डिसऑर्डर्स पाए जाएंगे, है ना, ब्लड में। तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स, ठीक है। सबसे पहला ब्लड डिसऑर्डर जो है अनीमिया। अनीमिया जो है ना, मतलब खून की कमी, ये काफी देखने को मिलता है और बहुत ही कॉमन है अनीमिया।
ठीक है। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी और या हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में कमी हो जाना या फिर आरबीसी की हमारी बॉडी में कमी होना, उसको उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, अनीमिया। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इट रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू, ये ऑक्सीजन डिलीवरी को हमारी टिश्यूज में क्या करेगा, ये रोक देता है, कम कर देता है। ठीक है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी को हम क्या कहते हैं, अनीमिया, है ना। और ऊतकों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। ठीक है। मतलब हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन क्या होता है, इसकी कमी से कम पहुंचता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अनीमिया। और ये एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है। ओके। इसमें 3 मेन क्लास होंगी। ठीक है। चलिए देखते हैं। पहली क्लास है इसकी एक्सेसिव ब्लड लॉस, मतलब खून का काफी ज्यादा बहाव, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेसिव ब्लड लॉस। उसको हम हेमरेज भी बोलेंगे या फिर क्रॉनिक ब्लीडिंग, अत्यधिक रक्त रसाव को हम कहते हैं एक्सेसिव ब्लड लॉस, और उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे हेमरेज या फिर क्रॉनिक ब्लीडिंग। सेकंड है, जो सेकंड क्लास है, वो है एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन, आरबीसी का टूटना, उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस। ठीक है। हीमोलाइसिस, यदि कोई पूछता है व्हाट इज हीमोलाइसिस, तो आरबीसी के टूटने को हम हीमोलाइसिस कहते हैं। और जो इसकी थर्ड क्लास है, इट विल बी डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन, माने आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबीसी का कम बनना, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज डिफेक्टिव हिमेटोपोएसिस। तो हमने देखा जो ब्लड डिसऑर्डर है उसमें सबसे पहले हमने बात करी अनीमिया के बारे में। ठीक है। अनीमिया का मतलब होता है हमारी बॉडी में खून की कमी को हम अनीमिया बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन रहना चाहिए हमारी बॉडी में वो 14 to 16 एवरेज होगा मेल में और 12 प्लस रहेगा फीमेल में। ठीक है। यदि उससे कम है तो यदि इस लाइन से कम है, यदि 12 से हमारा हीमोग्लोबिन कम है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, खून की कमी। ठीक है। और जो नॉर्मल जो लेवल रहता है वो 14 to 16 है, ये नॉर्मल लेवल रहता है हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में। ठीक है। और यदि इस लेवल से कम होगा, 12 से कम होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, उस कंडीशन को हम कहेंगे अनीमिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे दूसरे ब्लड डिसऑर्डर विच इज नोन एज सिकल सेल अनीमिया। ओके, ये भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है सिकल सेल अनीमिया, और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इट इज ड्यू टू द सिकल हीमोग्लोबिन HbS, HbS के कारण होने वाला आनुवंशिक रोग को हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। देखिए जैसा मैंने बताया था कि जो आरबीसी होता है, मैंने क्या बताया था, आरबीसी का शेप देखिए, आरबीसी जो नॉर्मल, जो यदि हम आरबीसी की बात करते हैं, नॉर्मल आरबीसी शेप हमने कैसा देखा था, डिम्पल शेप देखा था, है ना, देखा था कि नहीं, जो हमने पहली अपनी क्लास ली थी आरबीसी की, है ना, तो हमने उसमें क्या देखा था, नॉर्मल ब्लड सेल, कुछ ऐसा कुछ देखा था। ठीक है। अब जो ये सिकल सेल अनीमिया होगा, है ना, सिकल सेल में क्या रहता है, ये इस तरह का आरबीसी दिखता है। किस तरह का दिखेगा, सिकल सेल के जैसे, हसिया, आपने सुना है हसिया, सुना है, जिससे अपन सब्जी काटते हैं ना, तो उसका शेप कैसा रहेगा, इस तरह का रहता है कुछ। तो सिकल सेल अनीमिया में आरबीसी डिम्पल शेप नहीं होके, बाइकॉन्केव नहीं होके, किस तरह से होगा, सिकल शेप में होगा। ठीक है। तो आरबीसी बिकम सिकल शेप, तो इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया है, सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल रोग। ठीक है। इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन इसकी डैमेज हो जाती है, जिस वजह से जो आरबीसी है वो हमें सिकल सेल के जैसे सिकल शेप्ड की दिखाई देती है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कम होने पर HbS क्या होता है, जम जाता है इसमें। ठीक है। और जो आरबीसी क्या करती है, वो सिकल सेल का आकार ले लेती है, ये नसों में
फंस जाता है। इससे कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। सबसे पहला इफेक्ट जो मैंने आपको बताया है, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, फर्स्ट जो इफेक्ट जो हमें देखने को मिलेगा ड्यू टू सिकल सेल डिजीज, इट विल बी इस्चीमिया, ठीक है। इस्चीमिया में क्या होता है, इस्चीमिया के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इट इज अ कंडीशन इन विच द सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी डोंट गेट इनफ ब्लड। हमारी बॉडी में कुछ पार्ट को इनफ ब्लड नहीं मिल पाता, उस कंडीशन को हम कहते हैं इस्चीमिया। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सिकल सेल डिसऑर्डर। सेकेंड इफेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो इट इज इनफ्रैक्शन, इनफार्क्शन, ठीक है, इनफार्क्शन, ठीक है। यदि हम इनफार्क्शन की बात करें तो इनफार्क्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ, है ना। टिश्यू डेथ को हम कहते हैं इनफ्रैक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द इफेक्टेड एरिया। जहां पे एरिया इफेक्ट हुआ है वहां पे एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड का नहीं होना, उसको हम कहेंगे इनफ्रैक्शन, ओके। थर्ड यदि हम कॉज देखते हैं सिकल सेल डिजीज का तो इट इज सीवियर पेन अटैक, एंड फोर्थ इज द ऑर्गन डैमेज, रक्त की कमी, ऊतक मृत्यु, है ना, तेज दर्द, अंग क्षति, है ना, ऑर्गन डैमेज। ये एक तरह का इनहेरिटेंस है, मतलब ये माता या पिता से हमें ये जो डिसऑर्डर है, ये जो डिजीज है, ये ट्रांसफर होती है, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया ये पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और इसको याद करके जाइएगा कि ये जो सिकल सेल डिजीज है इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये दोनों माता पिता से दोषपूर्ण जीन मिलने पर रोग होता है, ठीक है। तो कैरियर कौन होगा, वन नॉर्मल एंड वन डिफेक्टिव, एक नॉर्मल होगा और दूसरा कौन होगा, डिफेक्टिव होगा, ठीक है। तो एलील, तो उससे क्या होंगे कि हमें सिकल सेल डिजीज होने की संभावना होती है, और ये ज्यादातर ये अफ्रीका में देखा जाता है। और इसकी जो एवरेज लाइफ स्पैन, यदि किसी को सिकल सेल डिजीज हो जाए तो उसका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो 40 इयर्स का रहता है। अब भाई कोई 40 ईयर से ज्यादा जी रहा है तो अब वो उसकी किस्मत है, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग भी रहता है ये सिकल सेल डिजीज, ठीक है। दो इसकी जो एवरेज लाइफ स्पैन की यदि हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड जो एवरेज लाइफ स्पैन है इट विल बी 40 इयर्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, पॉलीस्थीमिया, ओके। पॉलीस्थीमिया माने आरबीसी का संख्या बढ़ जाना। देखिए आरबीसी की संख्या बिना एक निश्चित ही रहे, नियमित रहे हमारी बॉडी में। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कोई भी चीज ज्यादा हो या कम हो तो वो अपना प्रभाव तो दिखाती है ना। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हमारी बॉडी में हो तो वो तो अपना दुष्परिणाम बताएगी, है ना। और कोई हमारी बॉडी में बहुत कम हो तो भी उससे हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो पॉलीस्थीमिया क्या है, इट इज इंक्रीज विथ आरबीसी मास, ठीक है। मतलब आरबीसी की संख्या बढ़ जाने को हम कहेंगे पॉलीस्थीमिया। इसके कुछ प्रकार हम देख ले, चलिए प्रकार देखते हैं हम इसके। एक होगा प्राइमरी पॉलीस्थीमिया, सेकंड विल बी सेकेंडरी पॉलीस्थीमिया, एंड थर्ड विल बी रिलेटिव पॉलीस्थीमिया, ठीक है। तीन तरह के पॉलीस्थीमिया हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट विल बी प्राइमरी पॉलीस्थीमिया, इसमें क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा बाय बोन मैरो, वेरी हाई हिमेटोक्रिट, ठीक। हिमेटोक्रिट बता चुका है मैंने पहले, हिमेटोक्रिट क्या होता है, ठीक है। ब्लड बिकम विस्कस, रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक, हार्ट अटैक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक का खतरा देखने को मिलता है किसमें, प्राइमरी पॉलीस्थीमिया में। कंडीशन विथ इंक्रीज्ड आरबीसी मास, आरबीसी की संख्या बढ़ जाना को हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्थीमिया। और सबसे पहला प्रकार है इसका प्राइमरी पॉलीस्थीमिया, माने एक्सेस आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी का प्रोडक्शन काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ना बाय बोन मैरो, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यदि हम सेकेंडरी पॉलीस्थीमिया की बात करें, इट इज ड्यू टू इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन मैंने पहले भी बताया है आपको, एरिथ्रोपोएटिन का मतलब आप पिछले स्लाइड्स में देखें तो आप इसे फिर से समझ पाएंगे, ठीक है। इसका कॉज क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड, है ना, स्मोकिंग,
ये सब जो कारण हैं उससे क्या होगा, सेकेंडरी पॉलिस्थीमिया, हार्ट लंग डिजीज, है ना, धूम्रपान करना या फिर ऊंचाई में ज्यादा रहना, है ना, तो वो सब क्या है, क्योंकि देखिए ऊंचाई पर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन का जो लेवल होगा ना वो घटता जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, लो ऑक्सीजन, ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने से क्या होगा, ये पॉलिस्थीमिया, फिजियोलॉजिकल पॉलिस्थीमिया, इट इज सीन इन हाई एल्टीट्यूड। So this is secondary polycythemia due to increased erythropoietin। और primary polycythemia हमने क्यों देखा था, due to an increased excess of RBC production के कारण primary polycythemia हुआ था। और secondary polycythemia हमने देखा कि it is due to increased erythropoietin। and third type की यदि हम बात करते हैं तो it is relative polycythemia, apparent increase in RBC due to plasma loss। प्लाज्मा कम होने से आरबीसी ज्यादा दिखाई देती है। देखिए जब हमारी बॉडी में प्लाज्मा कम होंगे तो आरबीसी क्या होगा, ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इट कॉजेस डिहाइड्रेशन, बर्निंग सेंसेशन एंड स्ट्रेस इन अवर बॉडी। सो दिस इज द थर्ड डिसऑर्डर, पॉलिस्थीमिया। मूविंग टू नेक्स्ट डिसऑर्डर, ल्यूकेमिया। काफी कॉमन है ल्यूकेमिया, और सबसे खतरनाक कैंसर यदि किसी को माना जाता है तो इट इज अ ल्यूकेमिया टाइप ऑफ कैंसर, है ना। एंड ल्यूकेमिया को हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ओके, ल्यूकेमिया कैंसर, रक्त का कैंसर। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ द ब्लड, है ना, और बोन मैरो विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूकेमिया रक्त या अस्थि मज्जा का कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है, ठीक है। असामान्य वृद्धि, डब्ल्यूबीसी का असामान्य वृद्धि के कारण क्या होता है, ल्यूकेमिया। इट बिलोंग्स टू हेमाटोलॉजिकल नियोप्लाज्म, यह रक्त संबंधी कैंसर समूह से आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ल्यूकेमिया क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर एंड इट इज अ ब्लड कैंसर। इसका प्राइमरी साइट क्या होगा, प्राइमरी साइट विल बी द बोन मैरो, विल बी द प्राइमरी साइट, एंड सेकंड विल बी द पेरिफेरल ब्लड, अस्थि मज्जा या फिर रक्त विल बी द प्राइमरी साइट ऑफ दिस ल्यूकेमिया। सेकंड है इसका पैथोजेनेसिस, रोग की प्रक्रिया, माने मेलिग्नेंट सेल जो देखिए कैंसरस सेल, मेलिग्नेंट सेल, नॉर्मल सेल, है ना। तो मेलिग्नेंट सेल क्या करेंगे, जो कैंसरस सेल रहेंगे वो रिप्लेस करेंगे किसको, नॉर्मल बोन मैरो सेल्स को, है ना। कैंसर कोशिकाएं सामान्य बोन मैरो कोशिकाओं को हटा देती है, वो क्या करती है, उसको रिप्लेस कर देती है नॉर्मल सेल्स को, और मेलिग्नेंट सेल्स आ जाता है इन रिप्लेस ऑफ नॉर्मल सेल्स, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस लीड्स टू डिक्रीज इन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का कम हो जाना, एंड इट लीड्स टू ब्लीडिंग। प्लेटलेट कम होगा तो ब्लड का जो रक्त का जो रसाव होगा वो कैसा होगा, ज्यादा हो जाएगा। यदि प्लेटलेट कम है ना, यदि प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग कैसी रहेगी, कम रहेगी। उसके बाद कम रहेगा तो आरबीसी कैसा रहेगा, यदि ब्लड ही कम है, ब्लड का रसाव कम है तो आरबीसी क्या होगी, कम होगी। तो आरबीसी कम होने से क्या होगा, अनीमिया होगा, ठीक है। एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी, इट लीड्स टू वीक इम्यूनिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी है वो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल क्या हो जाएगा इसमें, एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी, देखिए नॉर्मल है तब तो बचाएगा, अब जब एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी है तो क्या करेगा, वो हमारी इम्यूनिटी को कम कर देगा, ठीक है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी की कम हो जाएगी, ठीक है। अब यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी की कम हो जाए, ओके, तो इससे क्या होगा, कुछ मेजर हमें क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कुछ मुख्य लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि इजी ब्रूइसिंग, है ना,
इजी ब्रूइसिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्मॉल रेड स्पॉट्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं पैटीचिया कहते हैं जिसे, स्मॉल रेड स्पॉट्स। एंड फोर्थ विल बी अनीमिया। यदि हमारी बॉडी में अनीमिया की कमी हो जाती है तो हमें बहुत जल्दी जल्दी थकान महसूस होती है। थोड़ा सा ही हम कुछ काम करते हैं, है ना, या थोड़ा सा हमने ज्यादा बोल लिया या थोड़ा हमने दौड़ लिया तो हमें क्या होता है, बहुत थकान महसूस होती है। तो वो किस वजह से होती है? ड्यू टू अनीमिया इन अवर बॉडी। ओके, एंड देन फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। देखिए WBC का काम क्या होता है? इट फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो यदि इसकी मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? वो हमें हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस ज्यादा हम बीमार पड़ने लगेंगे। ठीक है, हमें बीमारियां ज्यादा घेर लेंगी क्योंकि WBC उन बीमारियों से हमारे लिए नहीं लड़ पा रहा है, इसलिए हम ज्यादा इफेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ फीचर्स हमने देखा कि क्या क्या होगा ड्यू टू ल्यूकेमिया। सो दीज आर द 4 डिसऑर्डर्स जो हमने आज पढ़ा कि अनीमिया इज अ फर्स्ट डिसऑर्डर, सेकंड डिसऑर्डर विल बी सिकल सेल डिजीज, थर्ड विल बी पॉलिस्थीमिया एंड फोर्थ इज द ल्यूकेमिया। तो यहाँ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है और जो हमारा पहला टॉपिक था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स में, जो हमारा पहला टॉपिक था ब्लड एंड इट्स सर्कुलेशन, है ना, उसका हमने सारी ही चीजें कवर कर ली है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्लास में, हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, हम उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करेंगे। थैंक यू।